वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथ्स बाय अनवर सर। आई होप कि आप सभी घर पे अच्छे होंगे और आगे भी बढ़िया रहें। और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई जो है वो डाउन हो, इसलिए हम जो है वो 12th मैथ्स का सिलेबस भी जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो ये आप बोर्ड देख के घबराना मत कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, चैप्टर अभी थोड़ी देर में स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। सो ये सिलेबस लिखा हुआ है, सिलेबस को समझते हैं, ठीक है ना। सो कॉपी और पेन निकाल लो और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले सिलेबस के अंदर टोटल चैप्टर्स जो है वो कितने 16 चैप्टर है, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास में कंपोजिट फंक्शन। मैंने हिंदी और क्योंकि मतलब कई बच्चे जो है हिंदी मीडियम के भी है और कई बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी है, तो इसलिए जो है वो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलेंगे, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है और बहुत ही इंटरटेनिंग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपोजिट फंक्शन, जिसको हम संयुक्त फलन भी बोलते हैं। ये जो चैप्टर है वो आपके 3 मार्क्स का रहेगा, क्लियर। और इससे जो एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आता है वो एक तो 1 मार्क्स का आता है और एक 2 मार्क्स का निकल के आता है, क्लियर है। और एग्जाम में बोर्ड का जो पेपर होता है उसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किए हुए होते हैं, वो आपके एक तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, आपको 2 मार्क्स के मिलते हैं और 3 मार्क्स के मिलते हैं और 6 मार्क्स के मिलते हैं। ये मैं आरबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप अदर बोर्ड से हैं तो आप जो है हालांकि चैप्टर्स तो ये रहते हैं, बस वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। सो नेक्स्ट चैप्टर पे बात करते हैं हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन यानी प्रतिलोम प्रतिफलन। ये आपका 4 मार्क्स का चैप्टर है। इससे आपको एक तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है पेपर में। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, डिटर्मिनेंट से आपको जो है वो सीधा ही 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है। नेक्स्ट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन यानी व्युत्क्रमावयव व रैखिक समीकरण। इससे आपको एक तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, संततता तथा अवकलनीयता। ये आपका 2 मार्क्स का चैप्टर है। ये वही है चैप्टर लगभग जो आपने 11th के अंदर लिमिट और डेरिवेटिव पढ़ा है ना, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है तो ये चैप्टर आपका बहुत ही अच्छे से होने वाला है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। ये आपका 6 मार्क्स का चैप्टर है और इससे सीधा ही आपके 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, सीधा ही 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी अवकलन के अनुप्रयोग। ये आपका 6 मार्क्स का चैप्टर है और इससे 3+3 यानी 2 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के। आगे बात समझ में। नेक्स्ट इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन आपके 6 मार्क्स का चैप्टर है और इससे जो है वो एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, एक 2 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का। सो टोटल मिला के आपके कितने 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिफाइनाइट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन से आपको सीधा ही 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है एग्जाम के अंदर, जो डी सेक्शन में होता है, जो ये कैटेगरी दे रखी है, इस कैटेगरी में सीधा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इससे आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं 3 मार्क्स के, क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको सीधा ही 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, ओके। अब आ जाते हैं हम वेक्टर पे। अब वेक्टर पे आ जाते हैं। सो वेक्टर आपका 7 मार्क्स का चैप्टर है। कितने टोटल 7 मार्क्स का। और इससे जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है वो एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है और एक और 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है। सो ऐसा करके आपके ये 7 मार्क्स का जो है वो चैप्टर है। नेक्स्ट अब आ जाता है 3D पे। सो 3D के अंदर आपके एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। सो ये भी आपके कितना 7 मार्क्स का जो है वो चैप्टर है। नेक्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रैखिक प्रोग्रामन। ये आपका 4 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में भी 2 क्वेश्चन आते हैं। सो 1+6, एक 1 मार्क्स का आता है, एक 6 मार्क्स का आता है। टोटली अगर आप काउंट करोगे तो आपके जो है वो 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। चेक कर लेते हैं, देखो ये 2 यहां से हो गए, 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 और 30, ये हो गया, ठीक है। सो टोटल कितने 30 क्वेश्चन और सारा ही मैंने सिलेबस का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने कर लिया है। समझ में आया।
अरे हाँ ना बोल दे यार, समझ में आ गया तो। हाँ ठीक है, ओके। अब हाँ ना तो कैसे बोल सकते हैं ना, क्लास तो चल नहीं रही है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। वैसे ही आप कमेंट करते रहना, ठीक है ना, मैं समझ जाऊंगा आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो पहले ये सिलेबस नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स को जो है अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं, फटाफट वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है मैट्रिक्स, आपके क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, ठीक है। सो पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है और मैट्रिक्स को जो है वो डेवलप क्यों किया गया। तो देखिए इसका जो है वो पीछे का कारण यही है कि जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी रेखिक समीकरण के जो निकाय होते हैं, उनका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, ठीक है ना, उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसके लिए जो अपन जो है वो मैट्रिक्स का यूज करते हैं। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, आपने पढ़ा है वैसे, जैसे कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, है ना, और ऐसे ही मान लो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, तो कुछ भी हो सकता है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। लीनियर का मीनिंग यही है कि जो वेरिएबल है उनकी जो डिग्री है ना, जो घात है वो कितनी होनी चाहिए, वो 1 होनी चाहिए, ठीक है, उन्हीं को अपन बोलते हैं लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि 2 वेरिएबल ही हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बड़ी बड़ी इक्वेशंस जो होती है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, उनको सॉल्व करने के लिए अपन जो है वो मैट्रिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। और बात करते हैं और इसका कहाँ यूज है, तो इसका यूज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर है ना, और कॉमर्स फील्ड में बहुत सारे फील्ड है, ठीक है ना, जिसमें मैट्रिक्स का यूज करते हैं। तो स्टार्ट करता है मैट्रिक्स। मैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखता हूं, फिर उसको समझाता हूं कि क्या है। तैयार, सभी रेडी? चलिए तो आगे बढ़ता है। मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स है क्या, डेफिनेशन देखो इसकी, इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे। अब हिंदी मीडियम वाले बोल रहे होंगे कि सर हिंदी में पढ़ाओ, कोई बात नहीं, हिंदी में भी पढ़ाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है रे, ठीक है। सो इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स या फंक्शन, ठीक है। अब समझते हैं इसको क्या है, ठीक है। रेक्टेंगुलर एरे, एरे मींस अरेंजमेंट, ठीक है। तो एक ये क्या, रेक्टेंगुलर आप जानते ही हो, आयताकार, ठीक है ना, एक ये आयताकार अरेंजमेंट है, किनका, नंबर्स और फंक्शन का। नंबर यानी संख्याएं, और वो संख्या क्या हो सकती है, रियल या कॉम्प्लेक्स, यही तो होगी, रियल या कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं वास्तविक, और कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, सम्मिश्र, ठीक है, यही बोलते हैं। फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन क्या, फॉर एग्जाम्पल पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन हिंदी में बोले तो बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन, फंक्शन यानी फलन, यही पढ़ा 11th में, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स है वो है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स और फंक्शन का, ठीक है ना। और नंबर क्या हो सकता है, रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, फंक्शन पॉलिनोमियल, बहुत सारे जो हमने फंक्शन पढ़े थे 11th के अंदर, ठीक है ना, वो हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैसे किया जाता है। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट जो है वो कैपिटल लेटर से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ABCD, है ना, XYZ, तो हम जो है वो इनको कैपिटल लेटर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं अब कि इनको कैसे जो है वो शो किया जाता है, ठीक है। तो देखिए मेरे पास में ये कोई मैट्रिक्स है A, ठीक है ना, उसको ऐसे बड़े ब्रैकेट में जो है वो दिखाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें कुछ जो है वो नंबर्स लिखे हैं, 1 2 3, है ना, 4 5 6, ये मैंने कुछ इसमें नंबर लिखे हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो देखो ये जो एलिमेंट जो ऐसे रखे हुए हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, इसको बोलते हैं हम रो, इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। इस तरीके से ये भी एक तरह से रो ही है, ठीक है ना,
ये भी रो है, इसको हम बोलते हैं R1, इसको हम बोलते हैं क्या R2, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं R2 बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉलम। ये सारे क्या है, कॉलम है, ये है कॉलम, यानी C1, C2 और C3। और हिंदी में बात करें तो इनको बोलते हैं हम पंक्ति और इनको बोलते हैं हम स्तंभ। आगे बात समझ में, हिंदी में बोलते हैं रो को पंक्ति और कॉलम को बोलते हैं हिंदी में स्तंभ, ठीक है। ये तो पता चल गया कि मैट्रिक्स को जो है वो कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, ठीक है, और इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, नंबर हो चाहे फंक्शन हो, उनको इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, अब बात करते हैं, एक टर्म यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। वो है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये हम बोल सकते हैं कि अवयव का क्रम, ठीक है ना, अवयव का क्रम, अवयव का क्रम, कि अवयव का क्रम क्या होगा यहां पे। तो देखो अवयव का क्रम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, या अवयव का क्रम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस मैट्रिक्स का अगर मुझे ऑर्डर लिखना है और वो ऑर्डर जो है वो यहां लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो बात करते हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो कितनी इसमें, एक और ये दो, तो ये 2 मल्टीप्लाई, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, और कॉलम्स कितना है इसमें 3 कॉलम्स, तो ये मेरे पास में 3 कॉलम्स। अगली बात समझ में, आगे बढ़े। यह हम बोल सकते हैं यहाँ पे हिंदी में कि समझ गए होंगे ना तुम तो, कि पंक्तियों की संख्या मल्टीप्लाई स्तंभों की संख्या, ठीक है ना, क्या होती है ये अवयव का क्रम होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो है वो ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा मेरे पास में, देखो कितनी रो है, 3 रो है, और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 into 2 हो गया। आगे बात समझ में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और टर्म मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूं कि जो ये एलिमेंट इसके अंदर रखे गए हैं। अच्छा, मैं ये चीज बताना भूल गया, सॉरी, इसको मैं बताना भूल गया कि ये जिस मैट्रिक्स के अंदर ये जो नंबर्स और फंक्शन लिखे हुए होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, एलिमेंट। इन सबको हम बोलते हैं एलिमेंट, या एक वर्ड और हम यूज करते हैं वो है क्या, एंट्री। एंट्री अपन इतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे, इनको अपन बोलेंगे एलिमेंट्स। हिंदी में बोलते हैं क्या, अवयव। क्लियर। जो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर और फंक्शन लिखे जाते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, एलिमेंट्स। आ गई बात समझ में। चलिए, चलो सर, इतना तो समझ में आ गया कि मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, कहां लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम कि इनका एलिमेंट्री रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है ना, कि इन एलिमेंट को जो है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, उनको अपन जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखना, अगर मुझे इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो एलिमेंट है वो कौन से रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, तो इसलिए 1। और कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, इसलिए, तो इसका मतलब इसका नोटेशन क्या हुआ, A11। इस तरीके से इसका कौन सी रो में, फर्स्ट रो में, कौन सा कॉलम, सेकंड कॉलम, सो A12। इसको हम लिखेंगे A13। इसको क्या लिखेंगे, A21। सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, इस तरीके से सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। आगे बात समझ में। तो इनको अपन इस तरीके से जो है वो शो करते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले, मान लो मेरे पास में यही मैट्रिक्स है, ठीक है, यही मैट्रिक्स मेरे पास में है, और अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई हमें जो है वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बताइए क्या है,
ध्यान से सुनो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम चलेंगे कि सेकंड रो, तो ये तो फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ठीक है ना। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये तो मेरे पास में सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कौन सा, ये, तो इसका मतलब एलिमेंट कौन सा होगा, ये। तो इसको अपन कैसे शो करेंगे, ये 2 1 इज इक्वल टू कितना 4। आगे बात समझ में। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट यानी A13, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा 3। आगे बात समझ में, लिख लोगे, कोई भी एलिमेंट पूछे आप इसी तरीके से बता सकते हो। आगे बात समझ में। तो ये था आपके पास में एलिमेंट्री रिप्रेजेंटेशन, कि जो मैट्रिक्स के अंदर हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। आगे बात समझ में। हिंदी मीडियम वालों आपको भी आ गई होगी, आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए इतना नोट करिए, फिर हम पढ़ेंगे कि जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है मैट्रिक्स का, है ना, जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, चाहे वो 2x2 की हो, चाहे वो 2x3 की हो, चाहे वो 3x3 की हो, कौन से भी ऑर्डर की अगर वो मैट्रिक्स हो हम जो है वो उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब जनरल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं मैट्रिक्स का, कि जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक जो है वो m×n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूँ। आप देखो उसको कैसे, A इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से कि ये है मेरे पास में A11, ठीक है, A11, A12, A13 एंड सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट है A1। अब कॉलम कौन सा आएगा, nth कॉलम आएगा, ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूं an, ठीक है। इसी तरीके से ये देखो कौन सा होगा, A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2n। इसी तरीके से A31, A32, A33 से लेके A3n, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे जो है एलिमेंट आएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो ये कौन सी रो होगी, mth रो होगी, बट कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है, तो इसका मतलब AM1। और आई ना बात समझ में। रो की तो बात करते हैं, फर्स्ट रो हो गई, सेकंड रो हो गई, थर्ड रो हो गई, और चल रहे हैं। अब कौन सी रो आ गई पता ही नहीं है ना, तो इसलिए मैंने उसको क्या दे दिया, m दे दिया। मैंने यही तो बताया था कि जो ऑर्डर है होता है उसको अपन कैसे लिखते हैं, m×n से लिखते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो ना, p×q भी लिख सकते हो, बस ये एक फेमस है इसलिए हम इसको जो है वो ऑर्डर की फॉर्म में लिखते हैं कि m×n, वेयर m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। इस तरीके से ये तो पता चल गया था मुझे कि फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है। अब यहाँ बात करेंगे तो mth रो एंड फर्स्ट कॉलम। इस तरीके से ये क्या होगा, AM2, AM3। अब यहाँ आ जाते हैं, तो हमें जो है वो रो तो पता भी नहीं है और कॉलम भी पता नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, AM। तो ये मैंने क्या किया है, जो अभी मैंने पहले लिखा था, यानी ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखी थी पहले, ये वाली है ना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखी थी इसको मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया है, और मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, एक जनरल फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। व्यापक जो अपन बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, व्यापक ही बोलता है आई थिंक, है ना। तो उसमें मैं लिखना चाह रहा हूं, तो ये एक मेरे पास में क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कि इसको अगर मैं एक ही लाइन में लिख दूं तो कितना अच्छा रहेगा, तो इसलिए इसको जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, AIJM×n। ये है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, वेयर ये तो पता चल गया आपको, जो भी एलिमेंट होगा उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। आई का मतलब क्या है, ith रो, आ रही बात समझ में, जिस रो की बात कर रहे हो आप, और जे क्या है, जेथ कॉलम, है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 1 लिखूं मैं दोनों, तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, आ रही बात समझ में। इसी तरीके से मुझे बोल दे कि A23 है ना, तो इसका मतलब क्या है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, यानी सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड रो में जाऊंगा मैं, ये सेकंड रो, थर्ड कॉलम तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये जहां पे जो ये कट करेंगे वही मेरे पास में क्या होगा, एलिमेंट होगा A23। आ रही बात समझ में। और वेयर m×n नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर है ये, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब बात करते हैं कि i और j की वैल्यू क्या होती है, तो ध्यान से देखना, i और j की जो वैल्यू है, i और
जे की जो वैल्यू है वो होती है आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू एम। सही है, लेस देन इक्वल टू एम, यही तो होगा। और इस तरीके से अगर मैं जे की बात करूं तो जे भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू एम, क्योंकि लास्ट में क्या होगी, रो एम ही तो आएगी, या तो उसके बराबर होगी वैल्यू आई की या उससे छोटी होगी, है ना। जैसे ये देखो ये 3 2 1 ये, तो ये होती है आई और जे की वैल्यू का जो रेंज जिसको हम बोल सकते हैं इसके बीच की, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, यही इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम एक एग्जांपल करते हैं इस पे बेस्ड, जिससे आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होगी। क्लियर, सो फटाक से नोट करो, करो जल्दी, फटाफट नोट करो, पॉज करो वीडियो को और फटाफट नोट करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। चलिए, तो एक एग्जांपल करते हैं कि आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 2 इंटू 3 ऑर्डर, एक 2 इंटू 3 ऑर्डर की आपको क्या करनी है, एक मैट्रिक्स बनानी है। क्या करनी है आपको, एक मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, 2 इंटू 3 की। और उसके जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरीके से है, ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे। ये एक एलिमेंट के जो है वो आप बोल सकते हो कि ये एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है ना। ये मतलब एलिमेंट का जनरल फॉर्म दे रखा है, आपको इसकी हेल्प से जो क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनानी है, कौन सी, 2 इंटू 3 ऑर्डर की, ठीक है, जिसके एलिमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना, इस फॉर्मेट के। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम 2 इंटू 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की। तो ध्यान से देखना, अगर आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है तो आप उससे उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे वो भी फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे उसके अंदर कितने हैं उस मैट्रिक्स में। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। तो लेट जो मैट्रिक्स है ए वो कुछ इस तरीके से होगी, देखो A11 A12 A13। आपको 2 इंटू 3 की बनानी है, तो ये देखो मेरे पास हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब क्या, उसमें कितनी रो है, ये क्या बता रही है, रो को बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, कॉलम को बता रहा है। इसका मतलब उसमें कितनी, 2 रो होगी और एक कॉलम होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा A21 A22 और A23। सिंपल है, आगे बात समझ में क्लियर। चलिए, सो अब बात करते हैं अपन A11। अब ये सारे एलिमेंट हम निकालते हैं और जो जो भी वैल्यू आएगी हम यहाँ पे पुट करेंगे, अपने पास में मैट्रिक्स आ जाएगी। सो A11 ये रहा, यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, मतलब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। तो i यहाँ पे रखेंगे अपन कितना, 2 इंटू 1 2 माइनस 1, तो ये मेरे पास में आ जाएगा कितना, ऐसा लिख लेते हैं पहले, चलो 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1। सो यहाँ पे कितना आ गया, 1/4, तो एक एलिमेंट मिल गया। इसी तरीके से A12 निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे अपन, 1 रखेंगे। देखो ये किसकी वैल्यू, आई की, ये किसकी वैल्यू है, जे की, ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 2 इंटू 1 2 माइनस जे की वैल्यू कितनी, देखो जे की जगह कितना रखना है आपको, 2 रखना है, अपॉन आई की जगह 1, सो 3 प्लस 2, सो 0 अपॉन 5, कितना आएगा, 0। बहुत सिंपल है। इस तरीके से देखो A13 निकालते हैं, तो यहाँ पे 1 रखेंगे अपन, सो 2 माइनस 3 अपॉन ये हो जाएगा 3 प्लस 3, सो फाइनली मेरे पास में आ जाएगा -1 अपॉन 6। क्लियर। इसी तरीके से A21 निकाल लो, है ना। अब देखो आई की वैल्यू कितनी, 2 और जे की वैल्यू कितनी, 1। सो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू हम सीधा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में, देखो 2 2 जा 4 -1 अपॉन 3 2 जा 6 प्लस 1, सो 3 अपॉन 7। नेक्स्ट A22, सो ये मेरे पास में हो जाएगा 2 2 जा 4 -2 अपॉन 3 2 जा 6 प्लस 2, सो ये 2 अपॉन 8, यानी कहने का मतलब 1/4। इसी तरीके से A23, सो A23 देखो कैसा आएगा, यहाँ पे रखो वैल्यू 2 2 जा 4 और फिर माइनस जे की जगह 3 अपॉन, ये यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस, और ये मेरे पास में हो जाएगा कितना, 3।
सही है। तो देखो क्या हो जाएगा 1/9। तो इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स है वो क्या है 1/4, 0, -1/6, इस तरीके से 3/7, 1/4 और 1/9। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से अपन जो है वो किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब अगर आपके उसके एलिमेंट जो है वो आई जे की फॉर्म में दे रखे हो। बस ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है कि आपको 2x3 की बनानी है, 3x3 की बनानी है ना, 4x4 की बनानी है, ये आपको क्वेश्चन में मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेथड पता चल गया। ओके, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो कितने टाइप्स की होती है। ठीक है ना, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार क्या है। ठीक है, सो नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स के जो है वो प्रकार कितने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, तो फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। अब क्या होती है रो मैट्रिक्स, ध्यान से देखना। वह मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो उसको अपन बोलते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 1 0 3, ये मैंने लिख लिया ऐसे। ठीक है, वो एलिमेंट लिखे हैं। सो इसमें देखो कितने रो है, एक ही तो रो है। रो की बात कर रहा हूं, कॉलम भले कितने हो सकते हैं, कॉलम से कोई लेना देना नहीं है पे, कॉलम से कोई लेना देना नहीं है पे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं अपन रो मैट्रिक्स की। इन रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, उसको अपन बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो इसके अंदर देखो रो कितनी है, एक, बट इसमें जो कॉलम है वो कितना देखो 1 2 एंड 3। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हुआ 1 into 3। यानी पहले क्या लिखेंगे आप, किसका ऑर्डर लिखेंगे, रो का ऑर्डर लिखेंगे, बाद में किसका लिखेंगे, कॉलम का ऑर्डर लिखेंगे। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं क्या, रो मैट्रिक्स। सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, इसको अपन बोलते हैं स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। अब ये क्या है, यानी वह मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्तंभ हो या एक ही कॉलम हो उसको अपन बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह। इसी तरीके से जैसे कि -1 2 -3, अब देख लो इसमें कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है, बट रो कितनी है इसमें, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, लेकिन कॉलम क्या होना चाहिए, एक कॉलम होना चाहिए। कब, जब हम अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तब, तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा, उसको अपन बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। यानी इसका जो ऑर्डर है, रो कितनी है 1 2 3, तो ये 3 रो हो गई, बट कॉलम कितना देख लो, एक ही कॉलम है, तो इसलिए इसका ऑर्डर होगा क्या 3 into 1। आगे बात समझ में। तो ये है मेरे पास में कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड जीरो, या बोलते हैं हम कभी कभी इसको नल मैट्रिक्स, हिंदी में शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह। इसको हम कभी कभी जो है वो ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि वह मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट 0 हो उसको हम बोलते हैं शून्य आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये एक और ले लो, है ना, दूसरे, ये कौन सा है, ये भी कौन सा है, जीरो मैट्रिक्स, जिसमें सारे एलिमेंट क्या है 0 है, उसको अपन बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ओके, नाउ फोर्थ पे आ जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हिंदी में बोलेंगे वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। किसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ध्यान से देखना, जहां पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जिस मैट्रिक्स में सेम हो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी m is equal to n,
नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के इक्वल हो या पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के इक्वल हो, उसको हम बोलते हैं क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2, 2 रोज एंड 2 कॉलम। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3। यानी कि देख लो आप, जितने रो है उतने ही कॉलम है, उसको अपन कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर, आगे बात समझ में, कितने हो गए, 4 हो गए, फिफ्थ पे आ जाते हैं, फिफ्थ पे आ जाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में ध्यान रखना, जो मेन डायगोनल होता है उसके अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास में मान लो कोई 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और ये इसका डायगोनल है, मान लो ये 1 और 2 लिखा हुआ है, तो बाकी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। यानी ये मेरे पास में क्या है, एक डायगोनल है, ये डायगोनल ही तो है, ये डायगोनल ही तो है ना। इस तरीके से एक और देखो एग्जांपल मेरे पास में, -1 0 0 0 4 0 0 0 -3, ये कौन सी है, 3 इंटू 3। ये एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ध्यान रखना, डायगोनल मैट्रिक्स एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है ना, यानी वर्ग अवयव ही होता है वो भी। तो इसमें भी देखो ये एक डायगोनल बन रहा है, यानी इस डायगोनल के अलावा विकर्ण, हाँ हिंदी में बताना भूल गया, हिंदी वाले बोलेंगे अभी हिंदी में नहीं बताया, ये लो विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, ये विकर्ण ही तो होता है, इसको विकर्ण ही तो बोलते हैं, आ रही ना बात समझ में। तो इसमें जो है वो विकर्ण के अलावा, विकर्ण के एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, उनको अपन बोलते हैं क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, आ गया समझ में, आगे बढ़े, लेकिन पहले नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करो। चलिए पॉज करो वीडियो को, फटाफट नोट करो। ओके, देख लिया, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कितने हो गए, 5 हो गए। सिक्स्थ है मेरे पास में स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं अदिश अवयव, अदिश अवयव। अब बता दूं मैं आपको, ये भी एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, इसको अपन डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ये एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है ना। अब बोलोगे कैसे, और एक चीज और, स्केलर मैट्रिक्स की एक चीज और, जो डायगोनल होते हैं उसके जितने भी एलिमेंट है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, जो डायगोनल है उसमें जो एलिमेंट है वो सारे सेम होने चाहिए, ठीक है ना। डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, उसी को अपन बोलते हैं क्या, स्केलर मैट्रिक्स। देखो, और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। सो फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू, मान लो कि यहाँ मैंने लिख लिया जैसे कि -5 और -5, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, यानी अदिश अवयव, यानी जिसके जो डायगोनल या विकर्ण के जितने भी अवयव है वो सारे एक जैसे होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। इस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। आ गई बात समझ में, चलिए नाउ नेक्स्ट 7th। अब बात करते हैं हम अगली टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, वो है हमारे पास में आइडेंटिटी, आइडेंटिटी या हम बोल सकते हैं इसको यूनिट मैट्रिक्स, हिंदी में बोलते हैं इसको इकाई अवयव, नाम से ही डेफिनेशन निकलती है इसकी। ये भी एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स को देखो बहुत बड़ा यूज हो रहा है,
ठीक है ना सर, इसका यूज कर रहे हैं सब, क्या करें। चलिए, डायगोनल मैट्रिक्स वही है कि जिसके डायगोनल में सॉरी आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स वो है जिसमें जो डायगोनल के एलिमेंट है उन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी यूनिट नाम ही है ना, यूनिट का मतलब क्या होता है 1, यानी कहने का मतलब ये है कि 1 1 और ये 1, यानी सारे एलिमेंट क्या है डायगोनल के 1 है और बाकी एलिमेंट क्या है 0 है। इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, चलिए 7 हो चुके हैं। अब बोलोगे सर अब तो कर दो बंद, लास्ट है रे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स के बाद में लास्ट एंड फाइनल ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में भी 2 टाइप के होते हैं। बोलोगे सर अब तो बंद कर दो, बस लास्ट है, चिंता मत करो। ठीक है, अरे ये रटने नहीं आ रही बात समझ में, रटने बिल्कुल नहीं है, सिर्फ समझना है। बोलोगे सर ये याद रखना है क्या, सिर्फ एक बार देख लो इनको क्या होती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है एग्जाम में पूछते कि लिखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है ना, सो ज्यादा जो है वो टेंशन ना लें। ठीक है, तो अब बात करते हैं, लास्ट फाइनल चल रहा है। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में भी 2 तरह के होते हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, 2 टाइप्स है ना। तो फर्स्ट में लिखता हूं यहाँ पे अपर, सो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। आज पता नहीं ये लाइट भी क्यों परेशान कर रही है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स यानी ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। ट्राइंगुलर यानी क्या है, त्रिभुजाकार अवयव, त्रिभुजाकार अवयव। ठीक है, और ये कौन सा हो गया, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। अब बहुत ही भारी वर्ड आ गया सर, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो एग्जांपल देखते हैं क्या है ये ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो देखिए मैं एग्जांपल लिख लो फिर समझाता हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 0 0 0। देखो क्या ये एक ट्राइंगल बन रहा है, बन रहा है ना। और कहां बन रहा है ये, जस्ट अपर साइड है ना। ये नीचे वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, सारे 0 होने चाहिए। ठीक है ना, ये एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे और इसके ऊपर एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसको अपन बोलते हैं क्या, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ सेकंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये हो गया अपर ट्राइंगुलर, ये हो गया कौन सा, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, बाकी के एलिमेंट क्या होंगे 0। तो इस तरीके से देखो ये, अरे सर वाह बहुत मस्त बनाया। ठीक है, आया समझ में। तो ये है मेरे पास में क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये है कौन सा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये थे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना जहां आपको समझ में नहीं आया, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो चलिए इनको नोट करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की, कि 2 मैट्रिक्स जो है वो इक्वल कब होते हैं, है ना। कि मेरे पास में एक मैट्रिक्स दे रखा है और एक दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है, वो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, उनके लिए भी क्या होती है, कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है अपन पता करते हैं। तो देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आप एक समझ लेना कि ये क्या प्लूरल वर्ड है। ठीक है ना, मैट्रिक्स यानी एक, मैट्रिसेस मतलब एक से ज्यादा। ठीक है ना, इक्वलिटी हिंदी की, चलो हिंदी में भी बात कर लेते हैं, है ना। तुल्यता, सॉरी समानता, इसको अपन क्या बोलते हैं, समानता बोलते हैं, है ना। कि 2 मैट्रिक्स जो है वो समान कब होंगे, 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। तो देखिए मेरे पास में 2 मैट्रिक्स है, A इक्वल टू AIJ M इंटू N, और दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास में है BIJ और वो है P इंटू क्यू ऑर्डर का। ठीक है, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है M इंटू N, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है P इंटू क्यू।
अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? ए इक्वल टू बी, ये कब होगा? इफ, इसकी कंडीशंस क्या होगी तो ध्यान से सुनना कि जो दोनों मैट्रिक्स है वो कंपेरेबल होने चाहिए। कंपेरेबल का मीनिंग क्या है कि अगर ए मैट्रिक्स में रो और कॉलम की जो संख्या है वो बी के अंदर भी रो और कॉलम की संख्या के इक्वल है तो उसको हम बोलेंगे कि दोनों ही मैट्रिक्स क्या है? कंपेरेबल है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि बोथ मैट्रिक्स यानी बोथ ए एंड बी आर कंपेरेबल, आर कंपेरेबल, बोथ मैट्रिक्स आर कंपेरेबल। ठीक है, दोनों ही क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, किसमें? रो और कॉलम में। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें m इक्वल टू p एंड n इक्वल टू q। फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि इसमें रो जो है वो सेम होनी चाहिए और कॉलम भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। किसके लिए? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए। यानी दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे उसकी अपन बात कर रहे हैं। सेकंड कि जो कंपेरेबल, समझ गए ना कंपेरेबल का मतलब क्या है? तुल्य। कंपेरेबल यानी तुल्य, दोनों मैट्रिक्स क्या होने चाहिए? तुल्य होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, जो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो इनके एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब संगत अवयव। कौन से? संगत अवयव, वो क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए, यानी समान होने चाहिए। आगे बात समझ में? तभी हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए और बी इक्वल होंगे। आगे बात समझ में? तो दो पॉइंट याद रखना इसके, बोथ ए एंड बी आर कंपेरेबल, यानी नंबर ऑफ रोज दोनों ही मैट्रिक्स के इक्वल होने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि मान लो कि ए मैट्रिक्स जो है वो ए आई जे, उसका ऑर्डर क्या है? 2 × 3 है। तो इसका मतलब जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? वो भी 2 × 3 का होना चाहिए। तभी जाके हम बोल सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल होगी। अरे बात समझ में? और इस तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ये कैसे? तो समझिए। तो देखो, अगर दोनों ही मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे हो सकता है इक्वल? मान लो मेरे पास में एक मैट्रिक्स है -1 2 0 4, ये एक मैट्रिक्स ये है। ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स भी मेरे पास में यही होनी चाहिए, -1 0 2 और 4। अगर मान लो इसको मैं ए मैट्रिक्स बोलूं, इसको मैं बी मैट्रिक्स बोलूं, तो देखो पहली बात तो ये कि अब चलो ठीक है कि ये मैंने एग्जांपल ऐसा लिया है सेम बताने के लिए कि ये दोनों इक्वल कैसे हैं। तो इसको ए मानो, इसको बी मानो। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनकी सबसे पहले कंडीशन क्या है कि बोथ ए एंड बी आर कंपेरेबल, दोनों ही तुल्य होने चाहिए। तुल्य कैसे? कि दोनों के अंदर रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए? मैच करनी चाहिए ना, इक्वल होनी चाहिए। इसमें भी रो और इसमें भी जो रो की संख्या है वो इक्वल, और इसमें कॉलम और इसमें भी कॉलम की संख्या इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ बात करते हैं, देखो रो और कॉलम का ऑर्डर क्या है? 2 × 2, और इसमें भी क्या है? 2 × 2। तो इसका मतलब एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो देखिए यहाँ -1 है तो यहाँ पे भी क्या है? -1। यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी क्या है? 2 है। यहाँ 0 है तो यहाँ पे भी क्या है? 0। यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी क्या है? 4। और अगर अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ये x, ठीक है, यहाँ मैंने लिख लिया कि y, चलो ये मैंने ऐसे लिख लिया। अब बोल दिया जाए कि इफ both matrix are equal then find the value of x and y। तो बोल सकते हैं कि x की वैल्यू किसके इक्वल है? 0। तो देख लो यहाँ पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, इसका मतलब y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आगे बात समझ में? आई होप समझ में आया होगा। फिर भी ना आए तो कमेंट करके जरूर बताना, ना समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताना। नोट करिए इतना, फिर उसके बाद में अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब तक जितना पढ़ा क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, नोट करेंगे फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब एक एग्जांपल अपन सॉल्व करते हैं जो आपके इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे बेस्ड है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड x y z एंड w इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स।
अब क्वेश्चन में तो बोल दिया कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, और हमने जो है वो इक्वलिटी की क्या जो है वो कंडीशन पढ़ी थी कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होता है, कि जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के कंपेरेबल हो। फर्स्ट कंडीशन तो ये थी। सेकंड कंडीशन ये थी कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, यानी संगत अवयव क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो बात करते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर इक्वल होता है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो ये तो अपन क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें देखो रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 2, इसमें रो 2 और इसमें कॉलम भी 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ही मैट्रिक्स क्या है, कंपेरेबल है। कंपेरेबल वही, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। आप ऑर्डर से भी जो है यहाँ पे मीनिंग निकाल सकते हैं इसका, ठीक है ना। तो 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 ऑर्डर की ये दोनों मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट सेकंड कंडीशन ये थी कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, यानी ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके और ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। तो अब बात करते हैं, अगर इसने इक्वल दिया है तो इसका मतलब कि ये इसके इक्वल होगा। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड नाउ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यानी ये एलिमेंट मैंने इसके इक्वल कर दिया, ये एलिमेंट को मैंने इसके इक्वल कर दिया। आगे बात करते हैं, 3x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 होगा। इसी तरीके से 2z प्लस w इज इक्वल टू कितना होगा, 7 होगा। आगे बात समझ में। ओके, अब देखिए ये मेरे पास में ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, यहाँ पे ये माइनस ये कट जाएगा। सो देखिए -2x में से x चला जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। सो ये -3 प्लस 2 तो -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पुट कर देते हैं 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, सो y इक्वल टू भी कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर। अरे ये भी, इसको भी अभी गिरना था। ओके, सो x की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो ये देखो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस z इज इक्वल टू 5। सो z की इक्वल जो वैल्यू क्या आ गई 3 उधर जाएगा तो 2 आ गया। अगर z की वैल्यू मिल गई तो z की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस w इज इक्वल टू 7। सही है। सो 2 2 4 उधर जाएगा माइनस का, सो w इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 3। तो इस तरीके से जो है वहां पर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो ये जो आपका क्वेश्चन था मैंने इसी पे बेस्ड लिया था, जिससे आप जो है वो दो मैट्रिक्स को कंपेयर करके, ठीक है, उनकी वैल्यूज जो है आप निकाल सकते हो। अगर बात करें कि x की वैल्यू क्या है 1, तो देखिए आप यहाँ 1 पुट करो, और y की वैल्यू भी आप यहाँ 1 पुट करो, तो देखिए 1 प्लस 1 कितना 2। तो देखिए ये 2 देखो इसके इक्वल है। आ रही ना बात समझ में, ये हुई कि नहीं हुई इसके इक्वल। इस तरीके से इसकी भी बात कर लो, देखो 3x प्लस जेड, x की जगह कितना 1 रखो, z की जगह आप 2 रखो, और इसको इससे कंपेयर कर लो। सो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, तो यहाँ पे भी क्या दे रखा है आपके 5 दे रखा है। आगे बात समझ में। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन अपन जो है वो करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब एक और एग्जाम्पल अपन सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल ये बोल रहा है कि इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। जो आपको यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है a एंड b, उसकी वैल्यू जो है वो आपको फाइंड करनी है। तो देखिए ये क्वेश्चन इक्वलिटी पे बेस्ड है, और इक्वलिटी पे बेस्ड है तो हम सबसे पहले दो चीजें चेक करते हैं। एक तो वही कि दोनों ही मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, कंपेरेबल, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 के इक्वल 2 है, बिल्कुल सही है। 7 7 है। इस तरीके से देखो -3 की जगह यहाँ पे भी -3 है, 4 और 4 है। यहाँ बात करते हैं, तो देखिए अगर ये इक्वल दे रखा है तो कंपेयर करते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग a प्लस बी इज इक्वल टू 6 एंड ए बी इज इक्वल टू कितना 8, यही होगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 6 एंड ए बी इक्वल टू 8। यहां से मैं क्या करता हूं, एक वैल्यू निकाल लेता हूं, किसी की भी निकाल लो आप, ठीक है ना। तो यहां से जो मैं b की वैल्यू निकाल लेता हूं, चलो, तो ये मेरे पास में हो जाएगा 6 माइनस ए। तो ये b की वैल्यू मैं क्या करता हूं, यहां पुट कर देता हूं। सो ये मेरे पास में हो जाएगा a इंटू 6 माइनस ए इक्वल टू 8। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इन दोनों को उधर शिफ्ट कर देते हैं। सो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। सो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करता है, a स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए, है ना।
इस तरीके से और ऐड करने पे कितना माइनस का 6, तो क्या हो जाएंगे -4a और माइनस का 2a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से निकल जाएगा मेरे पास में, देखो क्या जाएगा a-4 एंड a-2, a-4 एंड a-2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर दिए इसके। सो a की वैल्यू मेरे पास में क्या निकल के आई 2,4। ठीक है, अब अगर मेरे पास में इफ a इक्वल टू 2, तो देखो b की वैल्यू क्या होगी, यहां पुट करते हैं a की वैल्यू। सो b इक्वल टू मेरे पास में निकल के आएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4। और इफ a इक्वल टू 4 तो देन b इक्वल टू कितना 2। तो ये मेरे पास में a और b की वैल्यू निकल के आ गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आगे बात समझ में। तो चलिए ये नोट करिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल जब हम डिस्कस करेंगे उसमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हिंदी मीडियम वालों को डरने की जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ में? आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ठीक है, मुझे ईमेल करके जरूर बताएं। आ रही बात समझ में? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे जो है वो रेगुलर बने रहिए। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।